बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मंसूर कहानियाँ के प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया जो इतने शौक़ से हमारी कहानियाँ सुनते हैं और अपनी राय देते हैं। आपके हर एक कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। कुछ ऐसे साथी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अरशद भाई, यासिर अली फ्रॉम सियालकोट, मोहम्मद सलमान खान, जिया खान और उनके हस्बैंड शकील, रईस अहमद, सादत अली, ज़हीर शाह, मोहम्मद खान, एनी ज़ुबैर, अली रज़ा। अगर आज आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो परेशान मत हों, क्योंकि मेरे लिए आप सब बहुत ख़ास हैं। बस इसी तरह अपना प्यार देते रहें। शुक्रिया। बढ़ते हैं आज की देवता कहानी की तरफ। एपिसोड 540। सैमसन ने फ़ोन का बजर ऑन करते हुए इसे कान से लगाया। दूसरी तरफ से हवारी ने कहा, बॉस, हमने यहाँ अच्छी तरह ढूंढ लिया है, वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने स्क्रीन पर उसे देखा है। क्या मेरे बेडरूम की कैमरा ऑन नहीं है? हम अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेडरूम खाली दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर बंगले के दूसरे हिस्से भी दिखाई दे रहे हैं। वो बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा। ताज्जुब है। मैं अभी आ रहा हूँ। उसने फ़ोन को बंद किया, फिर गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करता हुआ बंगले के अहाते में आ गया। गाड़ी से उतरकर लीजा को पकड़कर खींचता हुआ अंदर ले गया। उसने टीवी लाउंज में पहुंचते ही स्क्रीन पर देखा। उसका बेडरूम खाली दिखाई दे रहा था। फिर उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। उसने पलट कर देखा। अदनान जीने के ऊपरी हिस्से पर खड़ा हुआ था। आला बीवी उसके दिमाग में थी और अब्दुल्ला सैमसन के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। उसके अंदर दहशत पैदा कर रहा था कि इस बच्चे के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तो इसका मतलब यही है कि उसके लिबास के अंदर यकीनन बॉम्ब बंदे होंगे। वो खौफ से पीछे हटकर बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? अदनान ने लीजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मेरी सिस्टर है, मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। वो उसका हाथ छोड़कर बोला, ठीक है, तुम अभी से ले जाओ। लीजा बड़ी मोहब्बत से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो जीने से उतरकर उसके पास आया, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, कम ऑन सिस्टर, हम यहाँ से चलेंगे। वो उसके साथ बंगले के बाहर निकल आया। वहाँ सैमसन की कार खड़ी हुई थी। लीजा अदनान के साथ स्टीयरिंग सीट पर आ गई, फिर कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगी। सैमसन दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाता देख रहा था। जब वो बहुत दूर निकल गए तब उसने इत्मीनान की सांस ली। लीजा ने कार ड्राइव करते हुए उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम्हें मेरे डैडी ने भेजा है? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारे डैडी को नहीं जानता। उसने हाथ खिड़की से बाहर करके उस रिमोट कंट्रोलर को फेंक दिया। लीजा ने कहा, यह तो टीवी का रिमोट कंट्रोलर था। क्या तुम्हारे लिबास के अंदर बॉम्ब बंधे हुए नहीं है? उसने लिबास के अंदर से परफ्यूम की एक शीशी निकाल कर कहा, मैं बमों से नहीं खेलता, मुझे खुशबू अच्छी लगती है। तुम कौन हो और उस बंगले में क्या कर रहे थे? मुझे नींद आ रही थी, मैं वहाँ सोने के लिए गया था। क्यों, तुम्हारा अपना घर नहीं है? मेरा घर होता तो मैं इधर क्यों आता? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम वाकई भटक रहे होगे, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो खिड़की के बाहर देखकर बोला, गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोककर पूछा, क्या हुआ? वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए बोला, मैं उस दुकान से चॉकलेट लेकर अभी आता हूँ। वह दौड़ता हुआ एक बड़ी सी दुकान के अंदर चला गया। उसकी जेब में एक सिक्का भी नहीं था। उसने दुकान के अंदर पहुंचकर अपनी पसंद का एक चॉकलेट लिया, फिर अपनी जेब में टटोलने लगा। उसे याद आया कि उसकी जेब तो बिल्कुल खाली है, वो चॉकलेट नहीं खा सकेगा। उसी वक्त आला बीबी ने दुकानदार के अंदर पहुंचकर उसकी जुबान से कहा, बेटे कोई बात नहीं, चॉकलेट ले जाओ। वो दुकान के दूसरे दरवाजे से बाहर जाने लगा। आला बीबी ने कहा, इस दरवाजे से नहीं, उस दरवाजे से जाओ। वो लड़की लीजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अदनान ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे पापा की बहन हूँ, तुम्हारी आंटी हूँ। उसी लम्हे अदनान के ख्यालात गड़मड़ होने लगे। आला बीबी फौरन ही लीजा के दिमाग में पहुंची, फिर उसे कार से निकालकर उस दुकान के अंदर आने और फिर दूसरे दरवाजे से निकलने पर मजबूर किया। उसके दिमाग में ये बात पैदा की कि वो बच्चा कहीं गुम हो गया है, उसे तलाश करना है। वह दुकान के आगे पीछे हर जगह जाकर उसे ढूंढने लगी। अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। आला बीबी ने सोनिया के पास आकर कहा, मम्मा, आपका पोता फिर गुम हो गया। सोनिया ने परेशान होकर पूछा, क्या उसके ख्यालात फिर नाकाबिले फहम हो गए हैं? हाँ, फिर ख्यालात गड़बड़ हो गए हैं। चलो, इस बात का तो इत्मीनान है कि वो इसी शहर में है और हम उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। क्या आपका पासपोर्ट बन चुका है? हाँ, ब्राज़ील के गवर्नर ने 1 घंटे के अंदर पासपोर्ट और वीज़ा पहुंचा दिया है। उसमें अदनान की भी एंट्री है, मैं उसे साथ लेकर जा सकती हूँ। अब तो वो जैसे ही मिले आप उसे पकड़कर अपने साथ यहाँ से ले जाएं। वो पकड़ में आए तब की बात है। वह एक शाहराह के फुटपाथ पर खड़ा हुआ दूर तक देख रहा था, फिर वह एक तरफ जाने लगा। दिलरुबा एक दुकान से निकलकर अपनी कार की तरफ जा रही थी। सामने से अदनान गुजर रहा था। उसे देखते ही ठिठक गई। कुछ सोचा, याद किया, फिर उसे आवाज़ दी, ऐ बच्चे रुक जाओ, इधर देखो, मेरी बात सुनो।
वो अपनी धुन में चला जा रहा था। वो तेजी से चलते हुए उसके पीछे आई और उसके शाने पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वो रुक गया। उसकी तरफ देखकर बोला, तुम कौन हो? मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। दिलरुबा ने पूछा, तुम्हारा नाम अदनान है? उसने इस बात में सर हिलाया, फिर कहा, हाँ, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, उनका नाम पोरस है, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। अदनान ने उसे घूर कर देखा। वो एकदम से घबरा कर हट गई। उसकी आंखें शिवानी जैसी थीं और इस वक्त ऐसे ही लग रहा था जैसे शिवानी घूर कर अपनी सौकन को देख रही हो। दिलरुबा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो अपने दिल की जगह सीने पर हाथ रखकर बोली, ओ गॉड, पोरस ने मुझे ये बताया था कि तुम्हारी आंखें इतनी खतरनाक हैं। वह नजरें झुकाकर बोल रही थी, तुम मेरे साथ चलकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, वो यहाँ आ जाएंगे। वो सख्त लहजे में बोला, मेरी तरफ देखो। उसने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे उन नन्ही आंखों से चिपक कर रह गईं। वहां से वो नजरें न हटा सकी। फिर उसे यूं लगा जैसे अदनान की बचकान आवाज में किसी औरत की आवाज घुल मिल गई है। वो बड़े ही सख्त लहजे में कह रही थी, तुम पोरस की जिंदगी से निकल जाओ, मैं हुक्म देती हूँ, यहाँ से जाओ और फिर कभी पोरस से ना मिलो। उस पर सहर सा तारी हो गया। वो उठकर खड़ी हो गई। फिर कार की तरफ ऐसे जाने लगी जैसे नींद में चल रही हो। वो कार की स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई। फिर इसे स्टार्ट करके वहां से जाने लगी। अदनान चुपचाप खड़ा उसे जाते देखता रहा। जब वो कार नजरों से ओझल हो गई तो वो भी पलटकर भटकने के लिए वहां से जाने लगा। वो बेचैनी से टहल रही थी। वक्त नहीं गुजर रहा था। जीना ने उसे कहा था कि उसकी वो काबिल एतराज तस्वीरें उसे वापस मिल जाएंगी। वो 2 घंटे के अंदर बदनामी से बच जाएगी। वह ठीक 2 घंटे बाद फोन पर जीना से पूछने वाली थी कि उसका काम हो गया या नहीं। उसके बाप ने आकर कहा, 2 घंटे गुजरने वाले हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा और हम बदनामी से बच जाएंगे। वो बोली, संजय बहुत ही जलील और कमीना है, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी तस्वीरें वापस करेगा। पता नहीं ये सुहागन देवी अपनी आत्मा शक्ति से कुछ कर पाएगी या नहीं। जरूर करेगी। मैं अभी यकीन से कहता हूँ कि वो टेलीपैथी जानती है या किसी टेलीपैथी जानने वाले से यारी कर चुकी है। आप फिर उसकी टेलीपैथी के पीछे पड़ गए हैं। अगर वो जानती है तो जानने दें, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। उसकी बात खत्म होते ही कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक मुलाजमा ने आकर कहा, संजय साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही वो उठ खड़ी हुई। अपने बाप से बोली, मालूम होता है मेरा काम हो रहा है, सुहागन देवी ने उसे भेजा होगा। फिर उसने मुलाजमा से कहा, जाओ उसे फौरन यहाँ भेजो। वो चली गई। 1 मिनट के अंदर ही संजय सर झुकाए वहां आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। उसने वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अर्चना, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। इसके बाद तुम्हें बदनाम करना चाहता था, लेकिन अब नहीं करूंगा। इस लिफाफे में तुम्हारी तस्वीरें हैं। सारी तस्वीरें आधी आधी जली हुई हैं, नेगेटिव भी हैं। तुम देखकर तसल्ली कर सकती हो। वो लिफाफा लेकर बाप से दूर हो गई। फिर एक जगह जाकर वो तस्वीरें निकाल निकाल कर देखने लगी। अगरचे चेहरा नजर नहीं आ रहा था, तस्वीरें आधी जली हुई थी, इसके बावजूद उसने पहचान लिया कि ये सब उसी की तस्वीरें हैं। नेगेटिव भी उसी के थे। उसने इन सबको दोबारा लिफाफे में रखा। फिर पलटकर उनकी तरफ आते हुए बोली, मैं इन्हें भी जला डालूंगी। तुम ये बताओ कि तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? क्या सुहागन देवी तुम्हारे पास आई थी? वो मेरे घर नहीं आई थी, मेरे ख्वाब में आई थी। मैंने देखा कि सुहागन देवी मुझसे कह रही थी कि किसी को बदनाम करना, उस पर कीचड़ उछालना बहुत बड़ा पाप है। वह तस्वीरें अर्चना को वापस कर दो, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। तुम्हारा बाप अभी कार के हादसे में जख्मी होकर अस्पताल पहुंचा हुआ है। अगर तुम अर्चना को तस्वीरें वापस नहीं करोगे तो वह अस्पताल से वापस नहीं आ सकेगा। उसकी लाश ही यहां से लाई जाएगी। संजय ने अर्चना को देखा, फिर कहा, जब मेरी आंख खुली तो फोन की घंटी बज रही थी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से मेरे डैडी के सेक्रेटरी ने इतला दी कि वो कार के हादसे में जख्मी हो गए हैं और इस वक्त अस्पताल में हैं। वो दोनों कानों को पकड़ते हुए बोला, मैंने उसी वक्त तौबा कर लिया और समझ गया कि सुहागन देवी अपनी आत्मा शक्ति से ये सब कुछ कर रही है। मैंने उन तस्वीरों को थोड़ा थोड़ा सा जलाया ताकि तुम्हारा चेहरा किसी को दिखाई न दे, तुम्हें भी दिखाई न दे। फिर मैं ये सब कुछ तुम्हारे पास ले आया। अर्चना ने कहा, तुमने दुश्मनी की थी, लेकिन इन तस्वीरों को लौटाकर मुझ पर एहसान करो। बैठो, चाय पी कर जाओ। नहीं, हमारे बुजुर्गों की सियासी दुश्मनी कायम रहेगी। मैं दुश्मन के घर में पानी भी नहीं पीऊंगा। ये कहकर वो पलटा और तेजी से चलता हुआ बाहर चला गया। अर्चना ने रिसीवर उठाकर जीना के नंबर डायल किए। फिर राब्ता होने पर कहा, मैं अर्चना बोल रही हूँ, सुहागन देवी से बात करना चाहती हूँ। उसे इंतजार करने के लिए कहा गया। थोड़ी देर बाद जीना की आवाज़ सुनाई दी, हाँ अर्चना बोलो, क्या तुम्हारा काम हो गया? मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम बेशक आत्मा शक्ति वाली हो। मुझे बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं गरीबों से कभी कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन जो धनवान होते हैं उनसे कहती हूँ, लाख, 10 लाख, करोड़, जितनी भी रकम वो दे सकते हैं वो मेरे पास पहुँचा दें।
मैं ये रकम गरीबों को दान करती रहती हूँ। अर्चना ने अपने बाप से कहा, ख्वामखा सुहागन देवी पर शुबा किया जाता है कि वो अचानक दौलतमंद हो गई है, जबकि वो हम जैसे धनवानों से रकम लेकर गरीबों को देती है। अब बताएं, इतने बड़े काम के बदले आप सुहागन देवी को कितनी रकम देना चाहेंगे? ठीक है, मैं 1 लाख रुपए भेज दूंगा। एक नहीं, 5 लाख रुपए देंगे। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, आपके सियासी कैरियर को भी बचाया। अच्छी बात है, मैं 5 लाख का चेक दूंगा। उसने फ़ोन पर कहा, सुहागन देवी, मैं 5 लाख रुपए का चेक कल सुबह तक भेज दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने रिसीवर रख दिया। जीना ने रिसीवर रखकर अपने दिल को थाम लिया। फौरन समझ गई कि किबरिया ने अर्चना की मुश्किल आसान कर दिया। वो अनोखा महबूब था, उसके अंदर आकर खामोश रहता था। वो बड़े कर्ब से बोली, किबरिया, मेरी मुश्किल कब आसान करोगे? मैं तुम्हें दिन रात पुकारती रहती हूँ, कब तक मुझसे नाराज़ रहोगे? आज मैं तुम्हारे खुदा का वास्ता तुम्हें देती हूँ, मुझसे बोलो। उसे अपने अंदर एक गहरी आवाज़ सुनाई दी। फिर किबरिया ने कहा, तुमने अल्लाह ताला का वास्ता दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये कैसी सज़ा दे रहे हो? मुझसे क्यों नहीं बोलोगे? क्यों बोलूँ? जब तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुमसे क्या बोलूँ, किस लिए बोलूँ? मैं तुम्हारी ये बात मान लूँगी। तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं राज़ी हूँ। आ जाओ, मुझसे दूर ना रहो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगी। मैं तुम्हें अपनी हयात बनाना चाहता हूँ और इसके लिए ज़रूरी है ऑपरेशन के लिए राज़ी हो जाओ। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने पिताजी से कहा था कि देर हो चुकी है, बचपन ही में ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। अब अगर होगा तो मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम होगी। शायद मैं किस्मत से बच जाऊं, वरना मौत लाजमी है। कौन जानता है हमारी तुम्हारी मौत कब आएगी और किस बहाने से आएगी। अगर ऑपरेशन के बहाने से मौत नहीं आना है तो हम तुम रोक नहीं सकेंगे। अगर मुकद्दर में ज़िंदगी लिखी है तो तुम आखिरी सांसों तक ज़िंदगी गुजारती रहोगी। प्लीज़ इस सिलसिले में मुझसे बहस ना करो, मेरी बात मान लो। चले आओ, खुदा के लिए चले आओ। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अब तो आना ही होगा, मैं आ रहा हूँ। वो उसके दिमाग से चला गया। वो खुशी से झूमती बल खाती ठलाती हुई अपने बेडरूम में आई और कनीज़ों को आवाज़ें देने लगी। एक एक कनीज़ आने लगी। वो उनसे पूछने लगी, आज क्या पकाया है? बेहतरीन खाना पकाओ, इस कोठी के असल मालिक आ रहे हैं। तुम सब अपना हुलिया दुरुस्त करो। उसने दूसरी कनीज से कहा, पूरे बंगले को अच्छी तरह चेक करो। उसने तीसरी कनीज को कहा, बाहर जाकर सिक्योरिटी अफसर से कहो हमजा साहब आने वाले हैं, उन्हें गेट पर ना रोका जाए। वह फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने हसीन सरापा को देखते हुए बनाव सिंगार में मसरूफ़ हो गई। आज पहली बार वो किबरिया के लिए सिंगार कर रही थी। उसी वक्त एक कनीज ने आकर कहा, हमजा साहब की कार अहाते में दाखिल हो गई है। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। दूसरी कनीज ने आकर कहा, हमजा साहब गाड़ी से उतर कर आ रहे हैं। फिर वो आ गया। वो एक दूसरे को देखने लगे। जीना ने उसे बहुत पहले एक बार होटल के कमरे में देखा था। वो चंद मिनट तक सामने रहकर चला गया था। इसके बाद अब नजर आ रहा था। किबरिया ने भी पहली बार इसी होटल में उसे देखा था और हजार जान से आशिक हो गया था। आज तो वो क़यामत लग रही थी। इतनी खूबसूरती से साड़ी बांध रखी थी कि जिस्म के नशेब व फराज बगावत पर आमादा कर रहे थे। चेहरे के नकूश बड़े ही जाज़बे नज़र थे। आंखों में गहरी संजीदगी और चमक ऐसी दिलकशी थी कि दिल बेख्तियार उसकी तरफ खिंचा जाता था। वो शर्मा रही थी। सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर बोली, मेरे कमरे में चले। वो पलट कर जाने लगी। किबरिया उसके साथ साथ बेडरूम में आया। तन्हाई मिलते ही उसने शाने पर हाथ रखे तो वो हौले हौले कांपने लगी। फिर आजिज़ी से बोली, प्लीज़ मुझे हाथ ना लगाएं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम तो कांप रही हो, जज्बों से कांप रही हो। इसका मतलब है तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैं नहीं जानती, मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। कोई पराया हाथ लगाए तो अच्छा नहीं लगता। क्या मैं पराया हूँ? तुम मुझे अपना नहीं समझती हो? मेरा दिल जानता है कि मैं अपने से भी ज़्यादा तुम्हें अपना समझती हूँ। मैं तुम्हारे दिल का और दिमाग का हाल जानता हूँ, इसलिए अपना हक मांग रहा हूँ। उसने अचानक ही उसे खींचकर अपने बाजों में भर लिया। वह जज्बों से थर थर कांपने लगी। उसके सीने में मुंह छुपाने की कोशिश करने लगी। बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर बोलना भूल गई। किबरिया ने कहा, हमारे मेल मिलाप की एक हद कायम है। मैं उस हद से कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। हमारे एक रूहानी पेशवा ने मुझे समझाया है कि जब तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा उस वक्त तक हमारे दरमियान फासला रहना चाहिए। लिहाजा मैं फासला कायम रखूंगा। वहाँ से बहुत दूर पुलिस कमिश्नर आर्मी हेडक्वार्टर में एक आला अफसर मानिक लाल से बातें कर रहा था। उसे जीना के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। मानिक लाल ने कहा, मैंने सुहागन देवी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अखबारात में उसके मुतालिक खबरें शाया होती रहती हैं। उसकी तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसकी आत्मशक्ति के पीछे टेलीपैथी छुपी हुई है। कमिश्नर ने कहा, हमारे देश में फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले एक अरसे से छुपे हुए हैं। मुझे शुबह है कि वह टेलीपैथी जानने वाले सुहागन देवी के पास आते हैं, उससे दिमागी राब्ता रखते हैं। शुबह होना ही चाहिए। वह एक सदा सुहागन लड़की को सुहागन देवी बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन हम उनके फ्रेब में नहीं आएंगे। तुम उस सुहागन देवी को गिरफ्तार कर लो। सर, बहुत मुश्किल है। जो भी उसे गिरफ्तार करने जाएगा वो दिमागी अजियतों में गिरफ्तार हो जाएगा। इससे पहले भी जिस किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे ही नुकसान पहुंच गया। या तो वह जान से गया या फिर अपाहिज बन गया।
क्या टेलीपैथी के खौफ से उस लड़की का मुहासपा नहीं किया जाएगा? जरूर किया जाएगा सर, लोहे को लोहा काटता है। हमारा हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला उस लड़की का मुहासबा कर सकता है। वो बेनकाब होगी तो पता चलेगा कि वो टेलीपैथी जानती है या टेलीपैथी जानने वालों के हाथों में कठपुतली बनी हुई है। तुम ऐसा करो, उस लड़की के बड़े बड़े फोटोग्राफ ले आओ, मैं चंडाल जोगिया से इस सिलसिले में बात करूंगा। वो प्रणाम करके चला गया। मानिक लाल उन 6 योगा जाने वाले अफसरों में से एक था जो चंडाल जोगिया से राब्ता किया करते थे। उसने 5 योगा जाने वाले अफसरों को फ़ोन पर कहा, एक अहम मामले पर गुफ्तगू करनी है, लिहाजा आप फ़ौरन कॉन्फ्रेंस रूम में चले आए। वो सब आर्मी हेडक्वार्टर में थे। 5 मिनट के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। मानिक लाल उन्हें जीना के बारे में तफसील से बताने लगा। उसकी तमाम बातें सुनने के बाद 5 अफसरान ने तशवीश का इजहार किया और इस बात से मुत्तफिक हुए कि जीना के पीछे ज़रूर फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले छुपे रहते हैं। एक अफसर ने कहा, हमारा चंडाल जोगिया उस लड़की को बेनकाब कर सकता है। मानिक लाल ने कहा, हमने फैसला किया था चंडाल जोगिया को फरहाद से कभी टकराने नहीं देंगे, उसे दूर ही रखेंगे। एक अफसर ने कहा, हम अपने इस फैसले को कायम रखेंगे। चंडाल जोगिया हमारे देश का बहुत बड़ा सरमाया है। सुहागन देवी को बेनकाब करना भी ज़रूरी है, हमें कोई तदबीर सोचना चाहिए। चंडाल जोगिया इस तरह ख्याल ख्वानी करे कि फरहाद को दुश्मनी का शुबा न हो। कमिश्नर ने जीना की बड़ी बड़ी तस्वीरें पहुंचवा दी। वो इन तस्वीरों को देखने लगा। एक अफसर ने कहा, यह तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। दूसरे अफसर ने पूछा, क्या वाकई ये लड़की होते हुए भी लड़की नहीं है? हमने तो यही सुना है। मानिक लाल ने फ़ोन के जरिए चंडाल जोगिया से रब्ता किया, फिर कहा, मैं एक ज़रूरी मामले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसने कहा, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। ये बातें फ़ोन पर नहीं हो सकेंगी, मैं अभी आकर तुमसे मिलना चाहता हूँ, आप आ जाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। चंडाल जोगिया ने रिसीवर रख दिया। वो बहुत परेशान था। पहले तो उसे मालूम हुआ कि फरमान कहीं गुम हो गया। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करना चाहा तो फरमान ने सांस रोककर उसे अपने अंदर आने नहीं दिया। उसी वक्त उसने समझ लिया था कि फरमान उसके तनवीमी अमल से रिहाई हासिल कर चुका है। ये मालूम होते उसने फ़ौरन ही अपनी बेटी अनीता से रब्ता किया। पता चला कि वो भी उसकी ख्याल ख्वानी की लहरों को रोक रही है। बेटी और दामाद दोनों ही बागी हो गए थे। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगा। फरमान ने बड़ी तेज़ी दिखाई है। मैं दूसरी तरफ ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहा। इतनी देर में उस कमबख्त ने ना सिर्फ खुद आज़ादी हासिल की बल्कि मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर दिया। उसने अपने बेटे हंसराज से रब्ता किया, फिर उसे बताया कि फरमान उसकी गिरफ्त से निकल चुका है और उसकी बेटी को भी अपने साथ कहीं ले गया है। हंसराज जोगी इंटेलिजेंस के चीफ रंजीत वर्मा के रूप में था। बाद में उसे तरक्की दिलाकर मद्रास में पुलिस कमिश्नर बना दिया गया था। उसने कहा, मैं छुट्टियां लेकर उत्तर प्रदेश आऊँगा और दिल्ली में रहकर उन दोनों को तलाश करूँगा। हो सके तो आप मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में करा दें, फिर मैं वहाँ की पुलिस फोर्स को उन्हें तलाश करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। वो मानिक लाल से अपने बेटे के बारे में बात करना चाहता था। मानिक लाल अभी उससे मिलने आ रहा था, वही सिलसिले में बातें कर सकता था। मानिक लाल उससे मिलने के लिए आ गया। उसने प्रणाम करते हुए कहा, एक बहुत अहम मामला है, इसलिए तकलीफ़ देने आया हूँ। ये बताओ मामला क्या है? आपने किसी सुहागन देवी का नाम सुना है? मैंने अखबार में उसके मुतल्लिक कुछ पढ़ा था, अच्छी तरह याद नहीं है। बात क्या है? हमें शुबा है कि वह टेलीपैथी जानती है या उसके पीछे फरहाद अली तैमूर छुपा हुआ है। ये तो बड़ी तशवीश की बात है। ये शुबा क्यों हो रहा है? मानिक लाल जीना के बारे में पूरी तफसीलात बताने लगा। चंडाल ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, यह मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी की बात है कि वह लड़की होते हुए भी लड़की नहीं है। मैं उसे ज़रूर देखूंगा। मानिक लाल ने लिफाफे से तमाम तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। वह इन तस्वीरों को देखकर जैसे बाउला हो गया। ललचाई हुई नज़रों से एक एक तस्वीर को देखने लगा। अरे वाह, ये तो आसमान से उतरी हुई परी दिखाई दे रही है। इससे तो मेरी गोद में होना चाहिए। क्या फरहाद की गोद में जाना चाहते हो? उसने चौंक कर मानिक लाल को देखा, फिर कहा, आपने इस लड़की के बारे में जितनी बातें बताई हैं उससे ये जाहिर होता है कि ये टेलीपैथी जानती है या कोई फिर इसके पीछे छुपा हुआ है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो फरहाद ही हो। मालूम करना होगा कि वो कौन है। क्या तुम इसके दिमाग में जाकर मालूम करोगे? मैं अभी इसकी आंखों में झांक कर इसके अंदर पहुंच जाऊंगा और इसके ख्यालात पढ़ूंगा। एक बात याद रखो, इसके अंदर पहुंचकर खुद कभी ना बोलना। वहाँ फरहाद या कोई भी छुपा होगा तो तुम्हें पहचान लेगा। वो जीना की एक तस्वीर देखने लगा। उसकी आंखों में झांकते झांकते उसके दिमाग में पहुंचना ही चाहता था कि उसने सांस रोक ली। उसकी ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गईं। उसने मानिक लाल को देखते हुए कहा, यह लड़की योगा की माहिर है या फिर इसके दिमाग को लॉक किया गया है? क्या इसके दिमाग में पहुंचने का कोई रास्ता बन सकता है? ज़रूर बन सकता है। इसे साबी कमज़ोरी में मुब्तला करना होगा या किसी तरह ज़ख्मी करना होगा। ऐसा करने के लिए इसके बंगले में दास और दासियाँ होंगी। मैं उनमें से किसी की आवाज़ सुनकर उसके अंदर जाकर उसे अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या इसका फ़ोन नंबर मालूम है? उसने कमिश्नर से फ़ोन पर रब्ता किया, फिर उसे कहा, मुझे सुहागन देवी का फ़ोन नंबर बताओ। उसके बंगले में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? कमिश्नर ने 2 फ़ोन नंबर बताए, फिर कहा, वह अपने बाप के साथ रहती है और कोई रिश्तेदार नहीं है। अलबत्ता नौकर और नौकरानियाँ बहुत हैं। अभी मुझे एक अहम इतला मिली है। कैसी इतला?
हमारे जासूस उस लड़की की निगरानी करते रहते हैं। एक जासूस ने इतला दी है कि हमजा नामी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसके बंगले में गया है। वो उसका अकीदतमंद और ज़रूरतमंद हो सकता है। वह शाम 6 बजे के बाद किसी अकीदतमंद से नहीं मिलती। हमजा 2 घंटे से उस बंगले में है। उसकी उम्र क्या है और उसका बिजनेस क्या है? वो एक सेहतमंद कद्दावर नौजवान है। जर्मनी की एक दवासाज कंपनी का मालिक है। हमारे देश के हर हिस्से में उसकी दवाएं फरोख्त होती रहती हैं। करोड़ों रुपयों का बिजनेस करता रहता है। ठीक है, आप मालूम करने की कोशिश करें कि वो क्यों आया है। उसने रिसीवर रखकर चंडाल जोगिया को हमजा के बारे में बताया। उसने कहा अगर वो सेहतमंद नौजवान है तो योगा का माहिर हो सकता है। फरहाद का कोई टेलीपैथी जाने वाला भी हो सकता है। मेरा मशवरा है तुम उसके घर फ़ोन ना करो। वो दोनों मोहतात हो गए होंगे। जब वो नौजवान वहाँ से चला जाएगा तब मैं सुहागन देवी को ट्रैप करूँगा। फिलहाल तो सब्र करने। वो जीना की तस्वीरें देख देख कर ललचा रहा था। जल्द से जल्द उसके दिमाग पर कब्जा जमाना चाहता था। मानिक लाल खूब समझता था कि चंडाल अय्याश है और सुहागन देवी उसके अंदर हलचल पैदा कर रही है। उसने कहा तुमने हमसे वादा किया है कि हमारे मशवरों पर अमल करोगे, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ सुहागन देवी को हासिल करने के सिलसिले में कभी जल्दी न करना, वरना जल्दबाजी के नतीजे में खुद भी नुकसान उठाओगे और हमें भी नुकसान पहुँचाओगे। मैं ये सोचकर उलझ रहा हूँ कि वो लड़की होते हुए भी लड़की नहीं है, फिर किसी नौजवान से कैसे यारी कर रही है, और अगर कर रही है तो ऐसी अजीबोगरीब लड़की को मेरी आगोश में रहना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो तुम्हारी आगोश में आएगी, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। मैं उसे कानूनी शिकंजे में लेकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। वादा करो तुम खुद हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अच्छी बातें समझा रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम उस हसीना को मेरे पास ज़रूर पहुंचा दोगे। चंडाल जोगी ने ख्याल ख्वानी के जरिए जीना के पास जाने की गलती की थी। इस गलती ने जीना को और किबरिया को चौंका दिया। इस वक्त वो आमने सामने बैठे खाने में मसरूफ थे। ऐसे ही वक्त जीना ने थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली, कुछ परेशान हो गई। किबरिया ने उसकी हालत देखकर पूछा क्या बात है, तुम अचानक ही परेशान हो गई हो? अभी मैंने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। पता नहीं कौन मेरे दिमाग में आना चाहता था। किबरिया को तशवीश हुई। उसने सोचती हुई नज़रों से जीना को देखा, फिर कहा खाने से हाथ ना रोको, खाती रहो। वो दूसरी बार आए तो मुझे इशारा करना, मैं तुम्हारे अंदर आकर देखूंगा कि वो कौन है। वो तेज़ी से सोचने लगा कौन हो सकता है। वो बोली पुलिस और इंटेलिजेंस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या ये किसी टेलीपैथी जानने वाले को मेरे पीछे लगा रहे हैं? तुम नहीं जानती कि एक हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाले का नाम चंडाल जोगिया है। वो सरकारी पनाह में रहता है। यकीनन वो उसके ज़रिए तुम्हारी असलियत मालूम करना चाहते हैं। उसे दोबारा मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है? वो समझ गया है कि तुम सीधी तरह उसे अपने दिमाग में नहीं आने दोगी, लिहाजा वो चोर रास्ते इख्तियार करेगा। उसके सामने 2 ही रास्ते होंगे। एक तो ये कि यहाँ किसी मुलाजिम या मुलाजमा को अपना अदाकार बनाकर उसके ज़रिए तुम्हें ज़ख्मी करेगा, या फिर तुम्हारे खाने पीने की किसी चीज़ में ऐसा भी कमज़ोरी की दवा मिलाएगा। यानी मैं अपने घर में भी महफूज नहीं रह सकूंगी। वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। वो लोग हर हाल में मालूम करना चाहते हैं कि तुम टेलीपैथी जानती हो या किसी टेलीपैथी जानने वाले के ज़ेरे असर हो। किबरिया मुझे डर लग रहा है, अब क्या होगा? जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी हमारे रूहानी पेशवा हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर ढकी छुपी रूहानी कुव्वतें हैं जो रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर होने वाली हैं, लेकिन तुम अभी उन्हें समझ नहीं पा रही हो। मैं खाने पीने के मामले में मोहतात रहूँगी। कोई मुलाजमा मेरे खाने की चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगी। कोई मुझे ज़ख्मी करने आएगा तो मैं बचने की कोशिश करूँगी, और तुम भी मेरे अंदर रहकर मुझे बचा लिया करोगे। फिलहाल तो यही बचाव की सूरतें नज़र आ रही हैं। वो दोनों खाने के बाद बेडरूम में आ गए। किबरिया ने कहा फिलहाल अपने तमाम मुलाजमों को फ़ोन अटेंड करने से मना करो। ये सब तुम्हें बड़ी अकीदत से मानती हैं। इन्हें गूंगे बनकर रहने को कहोगी तो सारी ज़िंदगी किसी से नहीं बोलेंगे। जाओ उन्हें यह हुक्म दे आओ। जीना ने ड्राइंग रूम में आकर तमाम मुलाजमीन को बुलाया, फिर उनसे कहा तुम सब मेरी बात मानते हो। आज मैं तुम लोगों से एक बात मनवाना चाहती हूँ। वो ये कि आज से तुम सब गूंगे बन जाओ। एक दूसरे से कुछ ना बोलो, इशारों से अपनी बात करो या फिर ज़रूरी कागज़ पर लिख कर एक दूसरे को दिया करो। क्या ऐसा कर सकोगे? सब ने हाथ जोड़कर कहा हम ज़रूर ऐसा करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए तब भी मुंह से आवाज़ नहीं निकालेंगे। जीना ने कहा इसके अलावा कभी रिसीवर नहीं उठाओगे, किसी का भी फ़ोन आए उसे अटेंड नहीं करोगे। उसने ये सारी हदायतें दी। उन तमाम मुलाजमी ने वादा किया कि वो कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा गूंगे बनकर रहेंगे। जीना बेडरूम में वापस आ गई। किबरिया ने कहा मैं किसी हद तक मुतमईन हूँ। बंगले के अंदर वो चंडाल जोगिया तुम्हारे किसी भी मुलाजिम को ट्रैप नहीं कर सकेगा, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर किबरिया ने मुझे मुखातिब किया पापा मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटे बोलो, क्या बात है? किबरिया ने अपने और जीना के तमाम हालात बताए। चंडाल जोगिया पर शुबा किया कि उसने जीना के दिमाग में आने की कोशिश की थी। यहाँ के पुलिस और इंटेलिजेंस वाले बुरी तरह शुबा कर रहे हैं कि जीना टेलीपैथी जानती है। यहाँ में से कोई जीना के दिमाग में आता जाता रहता है। मैं इन तमाम हालात पर गौर करने लगा। फिर किबरिया से कहा मामला पेचीदा होने वाला है। उन्होंने चंडाल जोगिया को बड़े सख्त हिफाजती इंतजामात में कहीं छुपा रखा है।
वो छुपकर तुम पर और जीना पर ख्याल ख्वानी के जरिए हमले करेगा। हम भारतीय काबरीन के जरिए चंडाल जोगिया तक पहुंच सकते हैं। नहीं, आर्मी के चंद योगा जाने वाले अफसरान हैं जो चंडाल जोगिया से खुफिया तौर पर रब्ता रखते हैं। उनके अलावा भारतीय काबरीन नहीं जानते कि वे हिंदुस्तानी ख्याल ख्वानी करने वाला कहाँ रहता है। फिर मैंने सोचकर कहा, बेटे तुम्हें जीना के बंगले में नहीं आना चाहिए था। इंटेलिजेंस वाले उसकी निगरानी कर रहे होंगे, उन्होंने तुम्हें देख लिया होगा। इस बात के लिए भी तैयार रहो कि वो तुम्हारा मुहासबा कर सकती हैं। जीना के पास आने से पहले मैं नहीं जानता कि वो चंडाल जोगिया उसके दिमाग में आने की कोशिश करेगा और यहाँ से नाकाम होने के बाद हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बनेगा, ख्याल ख्वानी के जरिए हमारा मुकाबला नहीं करेगा। तुम दोनों का मुहासबा कानूनी तौर पर किया जा सकता है। ऐसा करो, अभी जाकर बेड पर लेट जाओ, मैं तुम पर एक मुख्तसर सा तनवीमी अमल करूंगा। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। बेड पर जाकर चारों शाने चित लेटकर आंखें बंद करके जिस्म को ढीला छोड़ दिया। मैंने उस पर एक छोटा सा तनवीमी अमल किया। उसके दिमाग को हुक्म दिया, तुम्हारा दिमाग लॉक नहीं रहेगा। तुम किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने दिमाग में आने से नहीं रोकोगे। सभी आकर तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ेंगे और वो चोर ख्यालात बताएंगे कि तुम टेलीपैथी नहीं जानते हो। तुम्हारा नाम वाकई हमजा है और तुम जर्मनी की दवासाज कंपनी के शेयर होल्डर हो और एक आम बिजनेसमैन हो। मैंने ख्याल ख्वानी के सिलसिले में उसके दिमाग को हुक्म दिया कि जब बहुत ही शदीद ज़रूरत होगी और टेलीपैथी का हथियार मजबूरन इस्तेमाल करना होगा तब वो ख्याल ख्वानी कर सकेगा। फिर कामयाबी हासिल करने के बाद ख्याल ख्वानी भूल जाएगा। फिर एक और अहम बात यह उसके दिमाग में नक्श की कि वो सुहागन देवी का अकीदतमंद है। उसकी आत्मा शक्ति के बायस उसे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा हासिल हो रहा है, इसलिए वो सुहागन देवी को हर हफ्ते 1 लाख रुपए दिया करता है, क्योंकि वो लालची नहीं है। इन रुपयों से मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम आती रहती है। तमाम ज़रूरी हदायत देने के बाद मैंने उसे आधे घंटे के लिए तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया। इसके बाद जीना के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक बेड पर चारों शाने चित लेटकर आंखें बंद की और जिस्म को ढीला छोड़ दिया। मैंने उस पर भी मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उसे हुक्म दिया, तुम किसी टेलीपैथी जानने वाले किब्रिया को नहीं जानती हो। तुम्हारे पास टेलीपैथी का इल्म नहीं है। तुम्हें कभी कभी आत्मा शक्ति से ज्ञान हासिल होता है तो तुम नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हो। ऐसे मसाइल भी हल कर देती हो जो नाकाबिले हल होती हैं। मैंने उसके दिमाग में दूसरी बात नक्श की कि उसकी प्रार्थना करने से हमजा को कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो रहा है, इसलिए हमजा उसका अकीदतमंद बन गया है। उसे हर हफ्ते 1 लाख रुपए दान करता है। कभी कभी उसके पास आकर घंटों बैठता है, उससे धर्म कर्म की बातें सुनता रहता है। वो फिलहाल किब्रिया को भूल जाएगी, सिर्फ हमजा को याद रखेगी। मैंने उसके दिमाग को हुक्म दिया कि वो आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोती रहेगी। उसके बेदार होने से पहले ही हमजा वहाँ से जा चुका होगा। चूंकि हमजा पर पहले तनवीमी अमल किया था, वो जीना से पहले सो रहा था, इसलिए जीना से पहले बेदार होकर बंगले से बाहर आ गया। अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगा। बंगले के हाथे से बाहर निकलकर मेन रोड पर आया तो आगे पीछे से पुलिस की गाड़ियों ने रोक लिया। एक पुलिस अफसर ने उसके पास आकर गाड़ी की खिड़की पर झुककर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम हमजा खान है। मिस्टर हमजा, तुम्हें हिरासत में लिया जा रहा है। मुझे मालूम होना चाहिए कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे साथ चलो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटे, इनके साथ जाओ। किब्रिया ने फिर कोई सवाल नहीं किया, कोई एतराज़ नहीं किया, अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। पारस और पोरस ने एक तवील अरसे के बाद सोनिया से मुलाकात की। सामना होते ही सोनिया ने दोनों को सीने से लगाकर प्यार किया। फिर पोरस से कहा, तुमने कैसा अजीबोगरीब पोता हमें दिया है, उसने तो नाक में दम कर दिया है। पोरस हंसने लगा। पारस ने कहा, वो भी आधा घंटा पहले आला बीबी ने बताया था कि वो अदनान के दिमाग में पहुंची हुई है, उसे आपकी तरफ ले जाने वाली है। अदनान को अब तक आपके पास पहुंच जाना चाहिए था। यही तो कह रही हूं कि उसने नाक में दम कर दिया है, फिर कहीं गुम हो गया। पोरस ने कहा, मम्मा, मेरा तो जी करता है कि वो इस बार जैसे ही मिले मैं उसे जंजीरों से बांध कर आपके हवाले कर दूं। नहीं बेटे, ऐसी बातें ना करो। मेरा बेटा कोई मुजरिम नहीं है कि तुम उसे जंजीरों से बांधना चाहोगे। बच्चा है, भटक रहा है। मैं उसे समझा मनाकर अपने साथ बाबा साहब के दार में ले जाऊंगी। उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो फिर नहीं निकलती। ये बात उसके जहन में नक्श हो गई है कि उसकी माँ जिंदा है और किसी दिन उससे मिलने वाली है। सोनिया ने कहा, हाँ, वो कहता है कि उसकी माँ उसके अंदर आकर बोलती है और वो जो कहती है वो उसी के मुताबिक अमल करता रहता है। पारस ने कहा, मुझे शुबा है कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाली औरत उसके अंदर आकर उसे इधर से उधर भटकाती रहती है। नहीं बेटे, कोई औरत उसे क्यों भटकाएगी? उसे क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? अगर वाकई कोई टेलीपैथी जानने वाली है तो वो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। उसने मेरे पोते को मुझसे मिलाया है। अगर कोई दुश्मन उसे ट्रैप करता है तो वो उसके ज़रिए ही उस दुश्मन को उसके ज़रिए बुरे अंजाम तक पहुँचा देती है। पोरस ने कहा, मैं भी यही समझता हूँ कि उसके अंदर कोई टेलीपैथी जानने वाली नहीं आती, बल्कि ये कुदरती मामलात हैं। मेरा बेटा पैदाइशी तौर पर गैर मामूली है। मम्मा, आपने अदनान की आंखें देखी हैं? बिल्कुल शिवानी की तरह। उनमें भी वही कशिश है। वो किसी को देखता है तो उसे निगाहों के जरिए ही जकड़ लेता है। हाँ, मुझे अपने पोते पर फख्र है। मैं मानती हूँ उसे कुदरती तौर पर आगाही हासिल होती है।
मैं उसे बाबा साहब के इदारे में ले जाऊंगी, वहाँ उसे तालीम और तरबियत मिलती रहेगी तो उसकी गैर मामूली सलाहियतों में ज़्यादा निखार पैदा होगा। वो तीनों एक बंगले के लॉन में बैठे हुए थे। वह बंगला सोनिया को सरकारी तौर पर रिहाइश के लिए दिया गया था। मरहबा कार ड्राइव करती हुई अहाते में आई। पारस ने उसे देखकर सोनिया से कहा, मम्मा, हमने 2 जुड़वा बहनों का जिक्र किया था, ये उनमें से एक है। मरहबा कार से उतरकर उनके करीब आई। पोरस ने पूछा, तुम दिलरुबा हो या मरहबा? वो बोली, ताजुब है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पहचानते? वह मुस्कुराकर बोला, अच्छा पहचान गया, तुम दिलरुबा हो, हमारी मम्मा से मिलो। मरहबा ने सोनिया से मुसाफिया करते हुए कहा, ये दोनों हम बहनों को देखकर चकरा जाते हैं, इस वक्त भी धोखा खा रहे हैं। मैं दिलरुबा नहीं बल्कि मरहबा हूँ और ये मुझे दिलरुबा समझ रहे हैं। पोरस ने पूछा, दिलरुबा कहाँ है? उसकी हालत न पूछो, वो बुरी तरह घबराई हुई है, सहमी हुई है, तुमसे मिलना नहीं चाहती। पोरस ने परेशानी से पूछा, ये क्या बात हुई? वो परेशान क्यों है और मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? तुम्हारा बेटा अदनान उसे मिला था, वो उसे तुम्हारे पास लाना चाहती थी, लेकिन जानते हो उसने क्या कहा? मैं कैसे जान सकता हूँ, तुम बताओगी तो मालूम होगा। तुम्हारे बेटे की आंखें बहुत खतरनाक हैं। दिलरुबा कह रही थी कि उसकी आंखों में देखने के बाद वो जकड़ कर रह गई थी, इधर उधर देखने के काबिल नहीं रही। जब वो बच्चा बोलने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कोई औरत बोल रही हो। कोई औरत कैसे बोलेगी? मेरा बेटा ही बोल रहा होगा। दिलरुबा को मुगालता हुआ होगा। कोई मुगालता नहीं हुआ, उसने साफ तौर से किसी औरत की आवाज़ सुनी थी। वो दिलरुबा को वार्निंग देते हुए कह रही थी कि वो पोरस से दूर रहे वरना उसका अंजाम बुरा होगा। पारस, पोरस और सोनिया ने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। फिर सोनिया ने पूछा, दिलरुबा ने मेरे पोते को कहाँ देखा था? वो बोली, सीपोर्ट जाने वाली शाहराह के फुटपाथ पर वो तन्हा जा रहा था। दिलरुबा ने उसे मुखातिब किया और उसे बताया कि उसके पापा पोरस को जानती है और वो पोरस की गर्लफ्रेंड है। बस इसी बात पर वो बच्चा नाराज़ हो गया। फिर वो पोरस से बोली, दिलरुबा बहुत सहमी हुई है, तुम्हें उसके पास जाकर उसे दिलासा देना चाहिए। पोरस ने कहा, मम्मा मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, दिलरुबा को तसल्ली देकर उसके दिल से खौफ निकाल कर आ जाऊँगा। सोनिया ने कहा, तुम नहीं जाओगे? जब मेरे पोते ने मना किया कि उसे दूर रहना चाहिए तो दिलरुबा की बेहतरी के लिए दूर रहो, वरना उसे कोई नुकसान पहुंच सकता है। पारस ने कहा, दिलरुबा को पोरस से दूर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ, मैं उसे तसल्लियाँ दे सकता हूँ। बेचारी ख्वामख्वाह सहमी हुई है, वो मरहबा के साथ जाना चाहता था। उसी वक्त अदनान की आवाज़ सुनाई दी। वो सोनिया को पुकारा था, मम्मा। सबने चौंक कर बड़े गेट की तरफ देखा। अदनान वहां से दौड़ता हुआ सोनिया की तरफ आ रहा था। सोनिया भी दौड़ती हुई गई, फिर उसे दोनों बाजू में उठाकर सीने से लगाकर खूब चूमने लगी, उस पर कुर्बान होने लगी। कहने लगी, शरीर लड़के, तुम हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हो, कहाँ गुम हो गए थे? आप परेशान क्यों हो गई थी? मैं कोई नन्हा बच्चा तो नहीं हूँ। पारस ने उसे गोद में लेकर चूमते हुए पूछा, अच्छा तो तुम बच्चे नहीं हो? हाँ, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ, दादा जान हूँ। मामा आप दादा जान से कहें वो रिटायर हो जाएं, मैं फरहाद अली तैमूर बनूंगा। वह सब खिलखिलाकर हंस पड़े। पोरस ने उसके सामने अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, तुम तो हमारे बाप के भी बाप हो, अब इतना बता दो कि हमें कब तक अपने पीछे दौड़ाते रहोगे? उसने पूछा, आप लोगों को पीछे पीछे दौड़ने की आदत क्यों पड़ गई है? आराम से क्यों नहीं रह सकते? बेटे तुम आराम से रहने दोगे तो रहेंगे, इतना बता दो कि अब आगे क्या इरादा है और हमें कितना दौड़ाओगे? मैंने तो नहीं दौड़ाया, मैं खुद चलकर अपनी ग्रैंड ममा के पास आया हूँ, ये मुझे जहाँ ले जाएंगी वहाँ जाऊँगा। सोनिया ने उसे गोद में लेकर प्यार करते हुए कहा, आखिर मेरा पोता है, मेरे पास ही लौट कर आया और अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों बेटे, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप ठीक कह रही हैं, अगर मेरी बात मानती रहेंगी तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अपने बेटे की हर बात मानती रहूँगी। वह फिर उसे चूमने लगी। अदनान ने पहली मर्तबा सर घुमाकर मरहबा को देखा, फिर गुस्से से बोला, तुम फिर मेरे पापा के पास आ गई? पारस ने मरहबा को देखा, फिर अदनान से कहा, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, ये वो लड़की नहीं है, ये उसकी हमशक्ल है, मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मरहबा है। पोरस ने कहा, तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुमने उसे मना किया था इसलिए वो मेरे पास नहीं आई, मैं भी उससे दूर रहूंगा। सोनिया ने पूछा, बेटे तुमने दिलरुबा को पोरस के पास आने से क्यों मना किया? मैं नहीं जानता, मेरी मम्मी ने मुझसे जो कहा वही मैंने उससे कह दिया। सोनिया ने पोरस से कहा, ये जो कह रहा है उसी पर अमल करो, इसी में बेहतरी होगी। फिलहाल दिलरुबा के पास ना जाओ, बंगले के अंदर जाकर गवर्नर को फ़ोन करो और कहो कि मैं आज ही किसी फ्लाइट से पेरिस जाना चाहती हूँ, मेरे और मेरे पोते के लिए 2 सीटें बुक करवा दें। पोरस फ़ोन करने के लिए बंगले के अंदर चला गया। सोनिया ने पारस से पूछा, तुम और पोरस यहाँ कब तक रहोगे? मम्मा हम 2-4 दिन रहेंगे, फिर बाबा साहब के इदारे में चले आएंगे। क्या मैं मरहबा के साथ जाऊँ? नहीं, तुम देख रहे हो मेरा पोता वापस आया है, मैं नहीं चाहती कि यह फिर कहीं गुम हो जाए, लिहाजा जब तक मैं जहाज़ में सवार ना हो जाऊँ उस वक्त तक तुम और पोरस इसकी निगरानी करोगे, हम तीनों इसे नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। वो अदनान का हाथ पकड़कर वहाँ से चलती हुई बंगले के अंदर अपने कमरे में आई, फिर एक सफरी बैग में अपना सामान रखने लगी। अदनान से बोली, अभी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए लिबास, जूते और ज़रूरत की चीज़ें खरीदूंगी।
थोड़ी देर बाद गवर्नर के पर्सनल सेक्रेटरी का फ़ोन आया। उसने कहा, मैडम, अब से 3 घंटे बाद एक फ़्लाइट पेरिस के लिए रवाना होगी। आपके लिए 2 सीटें ओके करा दी गई हैं। सोनिया ने उसका शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। फिर सामान पैक करते हुए पारस और पोरस को बुलाकर कहा, हमारी सीटें कन्फर्म हो चुकी हैं। 3 घंटे के बाद फ़्लाइट है। अभी हम शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। मैं इसके लिए जो नया सूट लाई थी वो इसे पहना दो। वो अदनान को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। आधे घंटे बाद वो सब एक शॉपिंग सेंटर में थे। अदनान के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीद रहे थे। वो तीनों बहुत मोहतात थे। अदनान को नज़रों से ओझल नहीं होने दे रहे थे। तकरीबन 1 घंटे शॉपिंग करने के बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए। जब सोनिया अदनान को लेकर जहाज़ में पहुंच गई तब पोरस ने इत्मीनान की सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है, वो मम्मा के साथ जहाज़ में सफ़र करता रहेगा, उसे कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। पारस ने हंसते हुए कहा, तुमने तो गज़ब का बेटा पैदा किया है। इतनी सी उम्र में नाखून चने चबवा रहा है, बड़ा होकर लोहे के चने चबवाएगा। वो जहाज़ रनवे पर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद होकर परवाज करने लगा। अदनान खिड़की के पास बैठा हुआ था। सोनिया ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बात मानता है। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरे साथ जा रहा है। उसने पूछा, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटे हम पेरिस जा रहे हैं। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। मगर मैं तो इटली जाऊँगा, वहाँ रूम के खंडरात में मेरी मम्मी मुझसे मिलने वाली हैं। सोनिया ने सोचती हुई नज़रों से उसको देखा, फिर कहा, बेटे ये जहाज़ सीधा पेरिस जाएगा, इसके रास्ते में इटली नहीं आता। ये अपना रूट बदल कर इटली नहीं जाएगा। जाएगा मम्मा, आप मुझे वहाँ ले जाएंगी। देखो बेटे, तुम फिर बहकी बातें करके मुझे परेशान कर रहे हो। तुमने कहा था कि मेरी बात मानोगे, मैं जहाँ चलूँगी वहाँ मेरे साथ चलोगे, मुझे तंग नहीं करोगे। आपने भी वादा किया था आप मेरी बात मानेंगी, इसलिए आप मेरे साथ इटली के शहर रूम जा रही हैं। उसने हैरानी से अपने पोते को देखते हुए कहा, ओ गॉड, तुम ये कहना चाहते हो कि ये पेरिस जाने वाला जहाज़ अपना रूट बदल लेगा और तुम्हें इटली के शहर रूम पहुंचाएगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी दादी की गोद में सर रखकर लेट गया, फिर आंखें बंद कर ली। चंद सेकंड के बाद ही सोनिया ने ताज्जुब से देखा। वो गहरी नींद में डूब चुका था। उसे परवाह नहीं थी कि जहाज़ कहाँ जा रहा है। जहाँ भी जा रहा है उसे रूम के खंडरात में पहुंचना था। उसकी माँ शिवानी उसे बुला रही थी। किबरिया को गिरफ्तार करने के बाद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डीजी के पास पहुंचाया गया था। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने कमिश्नर ऑफ पुलिस और दूसरे आला अफसरान बैठे हुए थे। मामला निहायत संगीन था। उस पर टेलीपैथी जानने वाले का शुबा किया जा रहा था। उनका ख्याल था कि वो मेरे बेटे किबरिया को या मेरे किसी ख्याल खोनी करने वाले को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं। वो सब खामोश थे, किबरिया से कोई सवाल नहीं कर रहे थे। उसे कहा गया था कि वो भी खामोश बैठा रहे, थोड़ी देर बाद उससे सवालात किए जाएंगे। मैं अपने बेटे के दिमाग में मौजूद था। ये समझ रहा था कि चंडाल जोगिया भी वहाँ है। अपनी मौजूदगी जाहिर किए बगैर बड़ी खामोशी से किबरिया के चोर ख्यालात पड़ रहे। चंडाल जोगिया ने सोचा था कि सुहागन देवी के पास आने वाला जवान सेहतमंद है, लिहाजा योगा का माहिर होगा। इसके दिमाग में फ़ौरन ही जगह नहीं मिलेगी। इसके दिमाग में जबरन घुसकर ख्यालात पड़ने होंगे। मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। चंडाल को बड़ी आसानी से किबरिया के अंदर जगह मिल गई। उसके ख्यालात पड़ने में किसी तरह की भी रुकावट पेश नहीं आ रही थी। इस तरह पहले ही मरहले में चंडाल को यकीन हो गया कि वो कोई ख़तरनाक नौजवान नहीं है। उसके ख्यालात ने बताया कि उसका नाम वाकई हमजा खान है। वो बहरूपिया नहीं है। जर्मनी की एक दवासाज कंपनी में शेयर होल्डर है। उसके पास कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं। चंडाल जोगी ने उसके अंदर सवाल पैदा किया कि सुहागन देवी से उसका क्या ताल्लुक है और आज वो 5 घंटे तक उसके बंगले में क्या करता रहे। किबरिया ने जवाब दिया, मेरा उससे बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता है। मैं उसे देवी मानता हूँ। ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स उसे बुरी नीयत से छू नहीं सकता। जो उसे छूना चाहता है वो किसी न किसी अजाब में मुब्तला हो जाता है। चंडाल ने सवाल किया, जब उससे कोई ताल्लुक नहीं तो फिर उसे हर हफ्ते लाखों रुपए क्यों देते हो? उस देवी की कृपा से मुझे करोड़ों रुपयों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए मैं लाखों रुपए दान करता हूँ। ये अच्छी तरह जानता हूँ कि वो लालची नहीं है। हम जैसे धनवानों से बड़ी बड़ी रकमें लेकर मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करती रहती है। तुम आज रात 8 बजे से 1 बजे तक उसके बंगले में थे। 5 घंटे उसके साथ क्या कर रहे थे? उसने मुझे खाने पर बुलाया था। खाने के बाद वो अपने कर्म धर्म की दिलचस्प बातें सुना रही थी। मैं इन बातों में गुम हो गया था। चंडाल तरह तरह के सवालात कर रहा था। ये समझ रहा था कि किसी भी इंसान के चोर ख्यालात कभी झूठ नहीं बोलते। किबरिया के अंदर कोई खोट नजर नहीं आ रहा था। वो एक सीधा साधा बिजनेसमैन साबित हो रहा था। चंडाल जोगी अपने खुफिया महल नुमा बंगले में एक जगह बैठा ख्याल खोनी के जरिए किबरिया के अंदर मौजूद था। आर्मी का आला अफसर मानिक लाल उसके करीब बैठा हुआ था। चंडाल ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, मैंने इसके ख्यालात पढ़े हैं। वो ना तो योगा का माहिर है, ना टेलीपैथी जानता है और ना ही कोई गलत काम किया है। एक सादा सा बिजनेसमैन है। मानिक लाल से पूछा, वो आज सुहागन देवी के बंगले पर क्या करने गया था? उसने बताया कि हमजा खान आशिक मजाज नहीं है। सुहागन देवी को सचमुच देवी मानता है। उसका अकीदतमंद है। उसकी मेहरबानी से करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमा रहा है, इसलिए उसे हर हफ्ते लाखों रुपए दिया करता है।
मानिक लाल ने फ़ोन के जरिए पुलिस कमिश्नर से कहा, हमजा खान बेकसूर है, उस पर ख्वामखा शुबा किया गया था, लिहाजा उसे रिहा कर दिया जाए। कमिश्नर ने कहा, हम हमजा खान को रिहा कर रहे हैं, लेकिन सुहागन देवी के साथ टेलीपैथी का कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, हमें उस देवी का मुहासबा करना चाहिए। मानिक लाल ने कहा, बेशक, अब तुम उसके बंगले का मुहासबा करो, लेकिन उसे गिरफ्तार ना करो। उसके लाखों अकीदतमंद पैदा हो गए हैं, ख्वामखा हंगामा शुरू हो जाएगा। हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले के लिए देवी के दिमाग का दरवाज़ा खोलना ज़रूरी है। ठीक है, तुम वहाँ जाओ और बंगले के अंदर ही उसे हिरासत में रखते हुए कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ, ऐसी दवा खिलाओ कि वो कमज़ोर हो जाए, हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले का रास्ता ना रोक सके। मानिक लाल ने रिसीवर रख दिया। चंडाल ने कहा, मुझे यकीन है कि सुहागन देवी टेलीपैथी नहीं जानती है, ख्याल ख्वानी करने वाला कोई शख्स उसके अंदर छुपा रहता है। अभी उसके चोर ख्यालात पढ़ूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं जीना के पास आ गया। वो आधा घंटा तन्वी में नींद सोने के बाद बेदार हो गई थी। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, दिल में कुछ बेचैनी सी थी, जहन परेशान था, जैसे कुछ होने वाला हो। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक ड्राइंग रूम में आकर तमाम मुलाजमीन को बुलाया, फिर कहा, मैंने तुम सबसे कहा था कि यहाँ गूंगे बनकर रहो, किसी से कुछ ना बोलो और टेलीफोन भी अटेंड ना करो। अब मैं अपनी यह हदायत वापस लेती हूँ, तुम सब एक दूसरे से बोल सकते हो और टेलीफोन भी अटेंड कर सकते हो। सिक्योरिटी अफसर ने वहाँ जाकर कहा, देवी जी, पुलिस और इंटेलिजेंस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आने दो। वो सोफे पर बैठ गई। ऐसे वक्त मैंने उसके अंदर पेट की तकलीफ का एहसास पैदा किया। वह तकलीफ से कराहने लगी। उसने एक मुलाजमा से कहा, मेरे कमरे में चूरन रखा हुआ है, जल्दी से ले आओ, शायद उसे खाने से तकलीफ कम हो जाए। मुलाजमा चूरन लेने के लिए कमरे की तरफ गई। इंटेलिजेंस का डीजी एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ वहाँ आया। जीना ने तकलीफ से कराते हुए कहा, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए उठ नहीं सकूंगी, बहुत तकलीफ में मुब्तला हूँ। चंडाल जोगिया डीजी के दिमाग में था। जीना की यह बात सुनते उसके दिमाग में पहुंचा तो आसानी से जगह मिल गई। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मानिक लाल से कहा, अभी फौरन डीजी को फ़ोन पर कहो कि सुहागन देवी को ऐसा भी कमज़ोरी की कोई दवा ना खिलाएं, मुझे इसके दिमाग में जगह मिल चुकी है। वह फिर जीना के दिमाग में आ गया। उसके चोर ख्यालात पड़ने लगा। जीना को कुछ पता नहीं था कि कोई उसके दिमाग में पहुंचा हुआ है। वह अनजान थी। चंडाल बड़ी आज़ादी से उसके ख्यालात पढ़ रहा था। फिर उसने उसकी सोच में सवाल पैदा किया, पता नहीं मेरा टेलीपैथी जानने वाला कहाँ रह गया है। मेरे पेट में तकलीफ हो रही है, मुझे उसकी ज़रूरत है, वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए मेरी तकलीफ कम कर देगा। जीना ने हैरानी से सोचा, ये मैं क्या सोच रही हूँ, किस टेलीपैथी जानने वाले की बात कर रही हूँ, मेरा तो कोई ऐसा जानने वाला नहीं है। क्या टेलीपैथी के ज़रिए पेट का दर्द कम किया जा सकता है? चंडाल ने उसकी सोच में कहा, मेरे पास जो दुखी इंसान आते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, कई तरह के पेचीदा मसाइल पेश करते हैं, मैं टेलीपैथी के ज़रिए उन मसाइल को हल कर देती हूँ। जीना ने दोनों हाथ से सर को थाम कर कहा, यह मुझे क्या हो गया है, मैं ख्वामखा टेलीपैथी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? ये पुलिस और इंटेलिजेंस वाले भी मुझ पर शुबा करते हैं, मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं टेलीपैथी नहीं जानती हूँ? मैं अपनी आत्मा शक्ति से और भगवान की कृपा से पेचीदा मसाइल को हल कर देती हूँ और कभी कभी नामुमकिन को मुमकिन बना देती हूँ। वो उसकी सोच में बोला, हमजा खान मेरे मन मंदिर का देवता है। जब वो मुझे आगोश में लेकर प्यार करता है तो उसकी बात पूरी होने से पहले वो छी छी कहकर अपने कान पकड़ने लगी, दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाने लगी और कहने लगी, ये कैसी शर्मनाक बातें हैं, मैं अपने धर्म कर्म की बातों के सिवा कोई दूसरी बात नहीं सोचती, आज ऐसी गंदी बातें क्यों सोच रही हूँ? चंडाल ने उसकी सोच में पूछा कि हमजा खान से उसका क्या ताल्लुक है। उसने वही जवाब दिया जो किबरिया उससे पहले कह चुका था। वह तरह तरह से उसके जहन को कुरीद रहा था, यकीन कर रहा था कि किसी टेलीपैथी जानने वाले से उसका कोई राब्ता नहीं है। यकीनन वो आत्मशक्ति और अपनी गैर मामूली सलाहियतों से लोगों के काम आकर देवी कहलाती है। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर मानिक लाल से बोला, यह सचमुच भगवान की भगत है, कुछ गैर मामूली सलाहियतें इसके अंदर हैं जिनके जरिए ये मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम आती है। बड़े बड़े धनवान इसे लाखों करोड़ों रुपए देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इस कदर दौलतमंद नजर आने लगी है। मानिक लाल ने पूछा, क्या इसके पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है? नहीं, इसने अपनी कुदरती सलाहियतों से दौलत और शोहरत हासिल की है। इसका मतलब है हमारा वक्त ज़ाया होता रहा। इस लड़की के जरिए हम किसी टेलीपैथी जानने वाले को नहीं पकड़ सकेंगे, इसे भी रिहा करना होगा। नहीं, आप फिलहाल इसे रिहा नहीं करेंगे, वह हैरानी से बोला। क्यों? जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो इसे गिरफ्तार करना क्या मायने रखता है? तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो, तुमने वादा किया था कि सुहागन देवी को मेरी आगोश में पहुंचाओगे। हाँ, लेकिन ज़रा सहूलत से, आराम से, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। जल्दबाजी कैसी? अभी वहाँ पुलिस और इंटेलिजेंस वाले पहुंचे हैं, उनसे कहें कि उस पर शुबा किया जा रहा है, लिहाजा इसका मुहासबा करना और चंद ज़रूरी सवालात करने के लिए इसे हेडक्वार्टर में पहुंचाया जा रहा है। तुम चाहते हो मैं इसे हेडक्वार्टर में बुलाऊं? नहीं, इसे किसी प्राइवेट बंगले में कैद करके रखें, मैं राजदारी से वहाँ पहुँच जाऊँगा। वो लड़की है और नहीं भी है, मैं इसकी अधूरी जवानी से निमट लूँगा। मानिक लाल ने फिर फ़ोन के ज़रिए डीजी से रब्ता किया और उसे कहा,
सुहागन देवी को हिरासत में लो, लेकिन इस तरह के उसे अपनी तौहीन का एहसास ना हो। उससे कहा जाए कि आर्मी के आला अफसरान उससे चंद ज़रूरी बातें करना चाहते हैं और उनके अपने भी कुछ मसाइल हैं, वो अपनी आत्मा शक्ति और कुदरती सलाहियतों से हल कर सकती है। मैं डीजी के अंदर रहकर उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। मैंने जीना के ख्यालात पढ़कर उसके अकीदतमंदों के टेलीफोन नंबर मालूम किए, फिर बारी बारी उनके नंबर पंच करके नस्वानी आवाज़ में उनसे कहा, मैं सुहागन देवी बोल रही हूँ, इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ। मुझे इंटेलिजेंस और आर्मी वाले गिरफ्तार करके ले जाना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ मुझे गिरफ्तारी से बचाया जाए। अब ये तुम समझो कि मुझे कैसे बचाओगे। वो सब दौलतमंद थे, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि इंटेलिजेंस और आर्मी वालों का मामला था। उनके सामने बस यही रास्ता था कि बगावत करें। लिहाजा वो उस इलाके में गए जहाँ पहले जीना रहती थी। वहाँ की औरतों और मर्दों को बताया कि इस वक्त सुहागन देवी मुसीबत में है, फ़ौरन उसके बंगले का मुहासरा किया जाए और उसे गिरफ्तार ना होने दिया जाए। मुंबई के कई इलाकों तक ये बातें पहुंचने लगीं। वहां से औरतें, मर्द, बूढ़े और बच्चे सभी गाड़ी में बैठकर ट्रकों में सवार होकर उस बंगले की तरफ आने लगे। उस वक्त तक मानिकलाल ने एक योगा जाने वाले ऑफिसर को कहा था कि वह अपनी गाड़ी लेकर जाए, अपने साथ एक मातियत रखे, लेकिन वो मातियत गूंगा बनकर रहे और सुहागन देवी को उसके बंगले से एक प्राइवेट बंगले में ले आए। उस आर्मी अफसर को जीना के बंगले तक पहुंचने के लिए 1 घंटा लगा। इतनी देर में वहां मर्दों और औरतों की भीड़ लगती जा रही थी। ट्रक पर ट्रक और बसों पर बसें आ रही थीं। उनमें से जीना के अकीदतमंद उतरकर पुलिस इंटेलिजेंस के खिलाफ नारे लगाते हुए उसके बंगले को चारों तरफ से घेरे रहे थे। कमिश्नर और डीजी बंगले के अंदर थे, चारों तरफ से अपने खिलाफ नारे सुनकर परेशान हो रहे थे, फ़ोन पर फ़ोन लगा रहे थे। आर्मी वालों से कह रहे थे कि यहाँ मामला बहुत बिगड़ गया है, जीना गुस्से में आ गई है, जीना अपने खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई पसंद नहीं करेगी और हम यहाँ मुसीबत में पड़ जाएंगे। मानिकलाल ने कहा, बंगले के चारों तरफ चंद 100 अफराद होंगे, अभी आर्मी के जवान वहां जाएंगे, हवाई फायरिंग करेंगे तो सब लोग वहां से भागते हुए नजर आएंगे। डीजी ने कहा, नहीं जनाब, मैं छत पर से देख चुका हूं, चारों तरफ लोगों का हजूम है, हजारों नहीं लाखों अफराद हैं, आपके आर्मी वाले भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मानिकलाल ने चंडाल से कहा, बड़ी गड़बड़ हो रही है, जनता लाखों की तादाद में वहां पहुंच गई है, इंटेलिजेंस और पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगा रही है, उसकी गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रही है। उसने हैरानी से पूछा, ये 1 घंटे के अंदर इतनी सारी पब्लिक कैसे वहां जमा हो गई? मैं सुहागन देवी के अंदर मुसलसल रहा हूँ, उसने किसी को भी फ़ोन नहीं किया, किसी भी जरिए से किसी को इतला नहीं दिया, फिर इतनी सारी जनता को कैसे मालूम हो गया कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है? वो जीना के अंदर उसकी सोच में बोला, इतनी सारी जनता यहाँ कैसे जमा हो गई, कैसे उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गिरफ्तार किया जाने वाला है? वह अपनी सोच में बोली, यह मेरे भगवान की कृपा है, वो मुझे बुरे वक्त में बुरे लोगों से बचाता है। मैंने अपनी ज़ुबान से किसी को कुछ नहीं कहा है, लेकिन मेरी आत्मा शक्ति उन सबको यहाँ खींच लाती है। चंडाल जोगिया ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मानिकलाल से कहा, यह क्या बकवास करती है? कह रही है इसकी आत्मा शक्ति लाखों लोगों को इसके बंगले की तरफ खींच लाई है। मैं इसकी आत्मा शक्ति को नहीं मानता, इसके पीछे ज़रूर कोई ख्याल ख्वानी करने वाला है। उसने इन सबको मुख्तलिफ इलाकों में जाकर इतला दी है। ये सब 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए। अभी तो तुम कह रहे थे कि वो आत्मा शक्ति जानती है और उसके अंदर गैर मामूली सलाहियतें और उसके पीछे कोई टेलीपैथी जाने वाला नहीं है। उस वक्त भी मैंने दुरुस्त कहा था, अब भी दुरुस्त कह रहा हूँ। बात असल में यह है कि सुहागन देवी खुद नहीं जानती है कि उसके पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। वो बहुत मक्कार है, इसके अंदर छुपकर रहता है और उससे इसी तरह का फ़ायदा उठाता रहता है। वह इससे क्या फ़ायदा उठाएगा? क्या सुहागन देवी को पता नहीं चलता होगा? उसे कैसे मालूम होगा? वो उसे टेलीपैथी के जरिए गायब दिमाग बना देता होगा। उसे किसी तरह भी हिरासत में लेकर इस प्राइवेट बंगले में पहुंचाया जाए। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हम लाखों जनता के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? कमिश्नर और डीजी से कहें वो इन तमाम लोगों को यह समझाएं कि इस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक ज़रूरत के तहत इसे आर्मी हेडक्वार्टर में बुलाया जा रहा है। ज़रूरत पूरी होते ही इसे वापस पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, मैं अभी फ़ोन पर उनसे कहता हूँ। वह फिर फ़ोन पर कमिश्नर से बोला, रिसीवर सुहागन देवी को दो। थोड़ी देर बाद जीना की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं बोल रही हूँ। मानिकलाल ने कहा, देवी जी, हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। हम एक अहम मसले से 2-4 हैं और उम्मीद करते हैं आप इस मसले को आत्मा शक्ति से हल कर देंगी, इसलिए हम आपको वापस पहुंचा देंगे। जीना ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, आपका कोई भी मसला हो मैं ज़रूर हल करूंगी, लेकिन क्या मेरा वहां जाना ज़रूरी है? आप फ़ोन पर मसला बयान कर दें या खुद चले आएँ। आप यहाँ क्यों नहीं आना चाहती? मेरी आत्मा शक्ति कह रही है, मुझे ज्ञान हासिल हो रहा है कि बंगले से बाहर जाऊंगी तो खतरात में गिर जाऊंगी, लिहाजा मुझे इस बंगले की 4 दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। मानिकलाल ने रिसीवर रखकर चंडाल जोगिया से कहा, वो कह रही है जो भी मसला उसे फ़ोन पर बयान करें या हम खुद वहाँ चले आएँ। वो अपने बंगले से बाहर निकलेगी, उसकी आत्मा शक्ति कह रही है कि बाहर उसके लिए खतरात हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसे खतरात से आगाह कर रहा है, उसे मेरी तरफ आने से रोक रहा है। मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। ये देवी मेरे लिए चैलेंज बन गई है, मैं इसे ज़रूर हासिल करूंगा, इसे इधर ज़रूर बुलाऊंगा। मानिकलाल ने कहा, प्लीज़ ज़रा गुस्से को बर्दाश्त करो,
तुम्हें सिर्फ इसलिए गुस्सा आ रहा है कि वो सुहागन देवी तुम्हारे हाथ आते आते निकल रही है। मगर वो निकल के कहाँ जाएगी? हमारे देश में है, मुंबई में है। किसी वक्त भी उसे खास तैयारी में वहां से यहाँ लाया जा सकता है। मगर तुम जरा सब्र करो, अभी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम बहुत देर से मुझे सब्र करने को कह रहे हो। मैं चाहूं तो अभी ख्याल ख्वानी के जरिए से वहां से यहाँ ला सकता हूँ, और उसके पीछे जो टेलीपैथी जाने वाला छुपा हुआ है वो भी उसके साथ तुम्हारे पास चलाएगा। कुछ अकल की बात करो, जरा सोचो। मेरे पास अकल है, मुझे बेवकूफ़ ना समझो। उसे यहाँ बुलाओ और उसके यहाँ पहुँचने से पहले ही मैं उस टेलीपैथी जानने वाले को बेनकाब करूंगा। तुम किस तरह उसे बेनकाब करोगे, जबकि वो इस तरह छुपा हुआ है कि सुहागन देवी भी उसकी मौजूदगी को नहीं समझती है? मैं उस देवी के अंदर जाकर उस टेलीपैथी जानने वाले को चैलेंज करूंगा, उसे बातें करने पर मजबूर करूंगा तो वो ज़रूर बोलेगा। तब मुझे पता चलेगा कि वो कौन है। वो अपना नाम और पता कभी नहीं बताएगा, लेकिन उसके गुफ्तगू के अंदाज से बहुत कुछ मालूम हो सकेगा। तुम हवा में तीर चला रहे हो, सिर्फ सुहागन देवी की जवानी से खेलने के लिए बेचैन हो रहे हो, पागल हो रहे हो। इसलिए समझते हो कि उसके अंदर छुपा हुआ टेलीपैथी जानने वाला कोई अहमक होगा जो सुहागन देवी से नहीं बोलता है और तुमसे बोलने लगेगा। वो क्यों उसके अंदर अपनी आवाज़ सुनाएगा जब वो उसके अंदर खामोशी से छुपा हुआ रहता है? मिस्टर मानिकलाल, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं चंद घंटों में उस टेलीपैथी जानने वाले को बेनकाब करके बताऊंगा कि वो कौन है। क्या वो इसी देश में रहता है या फिर किसी दूसरे मुल्क में बैठा ख्याल ख्वानी कर रहा है? मानिकलाल ने उसे सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, तुम जो चाहो करो, इसके लिए हम तुम्हें रोक नहीं सकेंगे, लेकिन हमारी एक बात मान लो। मैं मान लूंगा, मगर मुझे सब्र करने को ना कहो। मैं बहुत ज़्यादा सब्र करने को नहीं कहूँगा, मुझे सिर्फ 2 घंटों की मोहलत दो। तुम 2 घंटे की मोहलत क्यों चाहते हो? मैं किसी तदबीर से सुहागन देवी को तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा। अगर 2 घंटे तक ऐसा ना कर सका तो फिर तुम ख्याल ख्वानी के जरिए उसके अंदर जाकर खुद को जाहिर करो, दूसरे टेलीपैथी जाने वाले को चैलेंज करो। फिर जो करना चाहो, अपने मामलात में आज़ाद रहोगे। हम तुम्हें किसी बात से नहीं रोकेंगे। ठीक है, तुम यहाँ रहकर 2 घंटे तक जितनी कोशिशें कर सकते हो करो। मैं देखूंगा कि मेरे लिए क्या कर रहे हो। मुझे यहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर जाना होगा, मैं वहाँ से कोशिश करूँगा। जब तुम फ़ोन के ज़रिए पूरे मुल्क में अपने अहकामात सादिर कर सकते हो तो फिर यहाँ बैठकर मेरा काम क्यों नहीं कर सकते? मानिकलाल उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने अचानक ही रिवॉल्वर निकालकर उसका निशाना लेते हुए कहा, तुम खर दिमाग हो, गधे के बच्चे हो। तुम्हें इतनी मोहब्बत से और दोस्ती से समझाया जा रहा है, मगर अकल की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। हम एक टेलीपैथी जानने वाले को ज़ाया नहीं होने देंगे और ना ही कोई हमाकत करने देंगे। चंडाल ने घबराकर कहा, यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे देश का ख्याल ख्वानी करने वाला हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाने वाला हूँ। क्या मुझे जान से मार डालोगे? नहीं, हम जान से नहीं मारेंगे, लेकिन हमने तुम्हारा इलाज सोच लिया था कि जब भी तुम हमारे मंसूबे के खिलाफ काम करोगे और हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। यह कहते उसने चंडाल के एक पैर में गोली मारी। वो उछल कर गिर पड़ा। मानिकलाल ने कहा, दूसरी गोली तुम्हारे सीने के पार हो सकती है। जिंदा रहना चाहते हो तो वहीं फर्श पर पड़े रहो, ज़रा भी हरकत ना करना। वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर पंच करने के बाद अपने योगा जानने वाले बाकी 5 अफसरान से रब्ता करने लगा। फरमान और वीटू के दरमियान समझौता हो गया। उनके सामने फिलहाल सबसे बड़ा मसला छुप कर रहना था। अनीता और कल्पना हिंदुस्तानी थी, वो किसी भी माहौल में घुल मिल कर रह सकती थी। कोई उन्हें देश दुश्मन की हैसियत से नहीं पहचान सकता था। फरमान भी किसी हद तक अपने आप को छुपा सकता था, लेकिन वीटू अमरीकी था। हिंदी बोलने के बावजूद लहजा अमरीकी हो जाता था। एक तेज़ रफ्तार ट्रेन मुंबई जाने वाली थी। उन चारों ने अपने लिए टिकटें खरीद ली थी। अब अंदेशा था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन्हें रोका टोका जा सकता है। फरमान ने कहा, तुम कल्पना को अपने साथ ना रखो, कल्पना और अनीता मेरे साथ रहेंगी। तन्हा ट्रेन में सवार होने के लिए जाओ। कोई भी पुलिस या इंटेलिजेंस वाला तुम्हें रोकेगा, तुमसे बात करेगा, तो मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसे कंट्रोल करूंगा। उसे तुम पर शुबा करने का मौका नहीं दूंगा। वो तीनों पहले ट्रेन में अपनी रिजर्व कराई हुई सीटों पर बैठ गए। फिर फरमान ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, मार्कस, अब तुम आ सकते हो, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद रहूंगा। वो बुकिंग ऑफिस के पास से चलता हुआ गेट पर आया। वहाँ टीसी के अलावा एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाही खड़े हुए थे। उन्होंने वीटू को देखते ही रोक लिया। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किस मुल्क से आ रहे हो? अपना पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात दिखाओ। वीटू ने अपने बैग में से पासपोर्ट और कागजात निकाले। इंस्पेक्टर के करीब एक शख्स सादे लिबास में खड़ा हुआ था। उसने पासपोर्ट लिया तो वीटू ने पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे कागजात क्यों देख रहे हो? मैं CIA से ताल्लुक़ रखता हूँ, तुम चुपचाप खड़े रहो। वीटू मार्कस ने फरमान के अंदर पहुंचकर कहा, तुम इंस्पेक्टर के अंदर हो, मैं इस शख्स के अंदर रहकर इसे कंट्रोल करूंगा। वह दोनों कागजात चेक कर रहे थे। उनके ख्यालात बता रहे थे कि कागजात दुरुस्त हैं, फिर भी अपने आला अफसरान को ये रिपोर्ट देनी होगी कि एक अमरीकी इस ट्रेन से सफ़र कर रहा है। ट्रेन की रवानगी से पहले ही यहाँ आकर उसका मुहासबा किया जा सकता है। लेकिन उन दोनों ने अपने आला अफसरान को इतला नहीं दी।
टेलीपैथी के ज़रिए से रहकर एक दूसरे से मशवरा किया और कहा, कागजात तो दुरुस्त हैं, किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा जाने दिया जाए। उन्होंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसने उनका शुक्रिया अदा किया, कागजात अपने बैग में रखे, फिर वो बैग उठाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। उन चारों की सीटें एक जगह थीं। थोड़ी देर बाद वो उन तीनों के पास आकर बैठ गया। कल्पना से बोला, अच्छा ही हुआ कि तुम मेरे साथ नहीं थी, वरना हम पर वो ज़रूर शुबा करते। फरमान ने कहा, अब हमें यहाँ इत्मीनान हासिल हो रहा है, लिहाजा सबसे पहले ये देखना है कि चंडाल जोगिया मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है या नहीं। वीटू मार्कस ने कहा, हाँ मुझे भी देखना चाहिए कि हम अर्जुन चोपड़ा के बंगले से निकल कर आए हैं तो उसका रद्द अमल इस पर क्या हो रहा है। कल्पना और अनीता एक सीट पर बैठ गईं, एक दूसरे से बातें करने लगीं। वो दोनों ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो गए। फरमान अच्छी तरह जानता था कि चंडाल जोगिया को कितने सख्त हिफाजती इंतजामात में रखा गया है। उसके बंगले के अंदर जो कनीज़ें थीं वो दूसरों के सामने गूंगी बनकर रहती थीं, सिर्फ तन्हाई में चंडाल से बातें किया करती थीं। क्योंकि फरमान उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, इसलिए वो कनीज़ें उसकी मौजूदगी में बातें किया करती थीं। अब इसका फ़ायदा ये हासिल होने वाला था कि वो उन कनीज़ों के दिमाग में रहकर चंडाल की मसरूफियात के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकता था। उसने एक कनीज़ के ज़रिए चंडाल को देखा। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था, लेकिन परेशानी क्या थी ना ये कनीज़ को बता सकता था, ना अपने 6 योगा जानने वाले आर्मी अफसरान से बोल सकता था कि उसका बॉडीगार्ड टेलीपैथी जानता था, वो उसे धोखा देकर कहीं चला गया है। फरमान ने अपने अंदर पराई सोच की लहरें महसूस की थी और सांस रोक ली थी। वो समझ गया था कि चंडाल जोगिया उसे तलाश कर है। फिर अनीता ने भी कहा था कि उसके अंदर किसी ने आने की कोशिश की थी तो उसने सांस रोक ली थी। उसने कहा, तुम्हारा बाप हमें तलाश कर है, कभी बाप की मोहब्बत के फ्रेब में ना आना, उसे ज़रा सी देर के लिए भी अपने दिमाग में जगह ना देना, वरना पहले वो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाएगा, इसके बाद मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसके बाद चंडाल उनके दिमागों में नहीं आया। फरमान कनीज़ों के जरिए उसे देखता रहा। जब मेजर मानिक लाल उसके पास आया तो वो दोनों सुहागन देवी का मुहासबा करने लगे। पहले हमजा यानी किबरिया को गिरफ्तार करके ले गए। ये मालूम करना चाहते थे कि वो टेलीपैथी जानता है या नहीं। फरमान बहुत अच्छी तरह किबरिया को जानता और पहचानता था, लेकिन उसका नाम हमजा लिया जा रहा था। उसका लब लहजा भी बदला हुआ था, इसलिए फरमान उसे किबरिया की हैसियत से समझ नहीं पाया। उसने भी किबरिया के चोर ख्यालात पढ़े और इसी नतीजे पर पहुंचा कि वो बेचारा एक बिजनेसमैन है, उसका दूर तक भी टेलीपैथी से वास्ता नहीं है। इसके बाद सुहागन देवी का मुहासबा किया गया। चंडाल उस देवी के अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात को कंगाल रहा था, किसी तरह ये मालूम करना चाहता था कि वो टेलीपैथी जानती है। फरमान को भी उसके अंदर आने का मौका मिला था तो वो भी उसके ख्यालात पढ़ रहा था, यकीन कर रहा था कि उसके साथ टेलीपैथी का कोई चक्कर नहीं चल रहा। फरमान कभी सुहागन देवी के दिमाग में रहता और कभी उस कनीज़ के दिमाग में चलाता जो चंडाल जोगिया के बंगले में थी। फरमान की मर्जी के मुताबिक एक जगह छुपी हुई चंडाल और मानिकलाल की गुफ्तगू सुन रही थी। चंडाल उस सुहागन देवी को हासिल करने, उसे अपने पास बुलाने के लिए बेचैन हो रहा था और उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसके पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। वह उस ख्याल ख्वानी करने वाले को बेनकाब करना चाहता है। मानिक लाल उसे समझा रहा था कि अगर कोई ख्याल ख्वानी करने वाला छुपा हुआ है तो उससे टकराना नहीं चाहिए। अगर वो सुहागन देवी के हुस्न और शबाब के लिए ललचा रहा है तो उस देवी को किसी दूसरे हथकंडे से उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। वो जल्दबाजी ना करे, लेकिन वो जल्दबाज था, उससे सब्र नहीं हो रहा था। मानिक लाल ने समझ लिया कि ये अपनी हमाकत से काम बिगाड़ने वाला है, लिहाजा उसने रिवॉल्वर से एक टांग पर गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया। फिर उसे कहा, अगर तुम चाहते हो कि दूसरी गोली सीने के पार ना हो तो चुपचाप फर्श पर पड़े रहो। फरमान और वीटू ट्रेन में बैठे अपनी अपनी जगह ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ थे। ट्रेन अपनी पूरी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। फरमान ने अनीता से कहा, तुम्हारा बाप बहुत ही खबीस है, वो एक सीधी सादी पाकीज़ा सुहागन देवी की जवानी से खेलना चाहता था। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, अगर मेजर उसे गोली ना मारता तो मैं उसे ज़रूर सज़ा देता। अनीता ने एकदम से रोते हुए पूछा, क्या मेरे पिताजी को किसी ने गोली मार दिया? रोने की ज़रूरत नहीं है, वो खबीस अभी जिंदा है, शैतान इतनी जल्दी नहीं मरता। कल्पना उनकी बातें सुन रही थी। उसने अपने महबूब वीटू मार्कस को देखा, वो ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ था। उसने कहा, अगर तुम्हारे पिताजी को गोली मारी गई है तो अब वो आर्मी वाले उनको अपना मामूल, अपना गुलाम बनाएंगे, उन पर तनवीमी अमल कराएंगे। मेरे वीटू मार्कस के साथ भी उन्होंने यही किया था। अनीता ने कहा, अनिल अब तो तुम मेरे बाप के दिमाग में जा सकते हो, प्लीज़ अभी जाओ, उनकी खैरियत मालूम करो, उन पर कोई जुल्म ना होने दो। क्यों ना होने दो? क्या तुम्हारे बाप ने तुम पर और मुझ पर कम जुल्म किया है? उन्होंने किस तरह हमें जुदा किया था? मैं तो फिर भी पराया हूँ, तुम तो बेटी हो, उन्होंने तुमसे क्यों दुश्मनी की थी? पिताजी ने गलती की थी, तुम गलती ना करो, उनके काम आओ। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी की उम्मीद ना रखो, क्योंकि तुम मेरी जान हो, इसलिए मैं इतना करूँगा कि तुम्हारे बाप को उनके हाथों मरने नहीं दूंगा। अनीता ने कहा, यही बहुत है, बस उन्हें जिंदा रहने दो, वो जिंदा रहेंगे तो खुद ही अपने बचाव का रास्ता निकाल लेंगे। वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, काले जादू में कोई उनका सानी नहीं है और वो टेलीपैथी भी जानते हैं। मेरा दिल कहता है कि वो खुद ही उनके शिकंजे से निकल आएंगे। उनके शिकंजे से निकल आना इतना आसान नहीं होगा,
वो वीटू मार्कस को कैदी बनाकर एक तजुर्बा कर चुके हैं। उनकी किसी गलती या कमजोरी के बायस वीटू मार्कस ने रिहाई हासिल की थी, लेकिन अब वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो उसके बाजू से लगकर बोली, तुम मेरे सामने बातें बना रहे हो, प्लीज जाओ, देखो वो मेरे पिताजी के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। फरमान फिर ख्याल ख्वानी के जरिए चंडाल जोगिया के दिमाग में पहुंच गया, जिस खुफिया बंगले में उसे छुपा कर रखा गया था और जहां वो जख्मी पड़ा हुआ था। वहां आर्मी के एक डॉक्टर और 4 मुसल्ला जवान पहुंच गए। डॉक्टर उसके जख्म की मरहम पट्टी कर रहा था। फिर उसने चंडाल के एक बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए कहा, यह नशावर दवा है, इसके असर से ये कई घंटों तक नशे की हालत में रहेगा, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगा। वो 4 मुसल्ला जवान चंडाल को एक स्ट्रेचर पर डालकर बंगले से बाहर ले आए। वहां एक बड़ी सी वैन खड़ी हुई थी। वैन के पिछले हिस्से में चंडाल को पहुंचाया गया, दरवाजे को लॉक किया गया। फिर वो वैन वहां से आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगी। ट्रेन तेज रफ्तारी से रवां दवां थी। कल्पना, अनीता और फरमान आपस में बातें कर रहे थे। वीटू मार्कस आंखें बंद किए ख्याल ख्वानी में मसरूफ था। फिर उसने आंखें खोलकर उन तीनों को देखा। फरमान ने पूछा, खैरियत तो है? जहां से फरार होकर आए हो वहां तो तुम्हें तलाश किया जा रहा होगा। वीटू मार्कस ने कहा, हम अर्जुन डीजी के बंगले में थे। वो मेरा मामूल बन चुका है, मेरे खिलाफ कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मेरे मुतालिक ये सोचा गया था कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए किसी बड़े अफसर या ओहदेदार को ट्रैप करके उसके घर में छुप कर रह सकता हूँ। लिहाजा बड़े बड़े अफसरों और ओहदेदारों के घर में मुझे तलाश किया जा रहा है। इंटेलिजेंस वाले अर्जुन चोपड़ा के बंगले में भी आए थे। फरमान ने कहा, और चोपड़ा ने उन्हें तुम्हारे मुतालिक कुछ नहीं बताया होगा? हाँ, उसने तो नहीं बताया, लेकिन हमारा वहाँ बहुत सा सामान रखा हुआ है। मैं और कल्पना जो लिबास पहनकर उनकी कैद से फरार हुए थे, वो उतारे हुए लिबास उस बंगले में रह गए थे। वह इन लिबासों को देखकर अब अर्जुन चोपड़ा का मुहासबा कर रहे हैं। उसे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उसने हमें अपने बंगले में छुपा कर रखा था, अब कहीं और छुपा रखा है। कल्पना ने कहा, लेकिन अर्जुन चोपड़ा तो तुम्हारे तनवीमी अमल के ज़ेर असर होगा, उससे कुछ याद नहीं आ रहा होगा। हाँ, वो भूला हुआ है, वो नहीं जानता कि हम उसे ट्रैप करके उसी के बंगले में गए थे और वहाँ छुप कर रहने लगे थे। कल्पना ने पूछा, क्या उस आमिल पर शुबा किया जा रहा है जिसने तुम पर तनवीमी अमल किया था? नहीं, उस पर किसी को शुबा नहीं हो रहा है, ना ही उसे याद है कि मैंने उल्टा उसी पर तनवीमी अमल किया है। वो मेरा मामूल और मातियत बना हुआ है। फिर वीटू मार्कस ने फरमान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम अभी चंडाल जोगिया का जिक्र कर रहे थे, उसे तो जख्मी करके कैदी बना लिया गया है। क्या तुम चंडाल जोगिया के दिमाग में गए थे? नहीं, मैं उस आमिल के दिमाग में था। आर्मी हेडक्वार्टर में उस आमिल को बुलाया गया है। उसे कहा जा रहा है कि चंडाल जोगिया को वहां लाया जा रहा है। उस पर अभी नशा तारी है। जब नशा कम होगा तो वो आमिल उस पर तनवीमी अमल करके उसे 6 योगा जानने वालों का मामूल और महकूम बनाएगा। कल्पना ने ट्रेन में गश्त करने वाले वेटर से खाना मंगवाया। खाना आने के बाद वो चारों खाना खाने लगे। ये मनसूबाबंदी करने लगे कि मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना है। वीटू मार्कस ने कहा, मुझे तो हर हाल में इंडिया छोड़कर जाना होगा। कल्पना ने कहा, अर्जुन चोपड़ा के बंगले में रहने के दौरान में मार्कस ने ख्याल ख्वानी के जरिए अपना और मेरा पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार करवा लिए थे। हम अपने फर्जी नामों और चेहरों के साथ यहाँ से जा सकती हैं। वीटू मार्कस ने कहा, एयरपोर्ट पर अगर किसी का शुबा होगा तो हम इस तरह ख्याल ख्वानी के जरिए उन शुबा करने वालों को अपने ज़ेरे असर ले आएंगे। ऐसे वक्त तुम भी अपनी ख्याल ख्वानी के जरिए हमारी मदद करोगे? फरमान ने कहा, मैं ज़रूर मदद करूंगा, तुम दोनों को यहाँ से निकल जाने का मौका दूंगा। बल्कि मैं भी यही चाहूँगा कि अब यहाँ ना रहूँ। मुंबई पहुंचकर ख्याल ख्वानी के जरिए अपना और अनीता का पासपोर्ट बनवाऊंगा। उसने खाने से फारिग होकर अनीता से कहा, अब मैं ज़रा तुम्हारे बाप की खबर लेता हूँ कि वो किस हाल में है। वीटू ने कहा, मैं भी उस आमिल के जरिए चंडाल जोगिया तक पहुंचूंगा, देखूंगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। वो दोनों फिर ख्याल ख्वानी में मसरूफ हो गए। वीटू मार्कस आमिल के पास चलाया। फरमान चंडाल के दिमाग में पहुंच गया। वाहनी सलाखों के पीछे नंगे फर्श पर बैठा हुआ था। तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके थे। उसे नशे का इंजेक्शन दिया गया था। अब वो नशा खत्म हो रहा था। मानिक लाल और योगा जानने वाले 5 अफसरान आनी सलाखों के बाहर खड़े हुए देख रहे थे। एक आला अफसर ने कहा, इज्जत तुम्हें रास नहीं आएगी। हमने तुम्हें कितना मान मर्तबा दिया था। तुम्हें एक हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाला समझकर सर पर बिठा रहे थे, लेकिन तुम तो पाँव की जूती बनने के भी लायक नहीं हो। दूसरे अफसर ने कहा, तुम ठोकरों में रहने के काबिल हो। हम तुम्हें दुम हिलाने वाला कुत्ता बनाकर रखेंगे। तुम्हें इस कदर मजबूर और बेबस बना देंगे कि तुम हमारे हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म की तामील करते रहोगे। मानिक लाल ने कहा, सुहागन देवी के बारे में अच्छी तरह तहकीकात की गई हैं। तुम भी उसके दिमाग में जाकर पहले ये तस्लीम कर चुके थे कि ना वो टेलीपैथी जानती है और ना ही कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर छुपा हुआ है। बाद में तुम उसकी जवानी से खेलने के लिए अपनी बात से पलट गए। ये कहने लगे कि उसके पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला है और तुम उसे बेनकाब करना चाहते हो। तुम खुद को बहुत मक्कार समझते हो, लेकिन हमने अच्छी तरह समझ लिया है कि अब तुम्हें किस तरह अपने काबू में रखा जाएगा। एक अफसर ने कहा, अब तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। तुम्हें सूखी रोटी और दाल खिलाई जाएगी। चंडाल जोगिया की एक टांग पर गोली लगी थी, उसकी मरहम पट्टी की गई थी। वो अपने जख्म को सहलाते हुए बोला, तुम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे कब तक अपना पाबंद बनाकर रखोगे? मुझसे जानवरों जैसा सलूक करना चाहते हो, मगर ये भूल रहे हो कि मैं टेलीपैथी के जरिए बहुत कुछ कर सकता हूँ।
जब तुम हमारे मामूल बन जाओगे तो टेलीपैथिक इल्म सिर्फ हमारी मर्जी से इस्तेमाल करोगे। मानिकलाल ने कहा, और अगर कभी तुमने हमें धोखा दिया और हमें मालूम हुआ कि तुम टेलीपैथी के जरिए हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, हमारे दुश्मनों से साजबाज कर रहे हो, तो यहाँ तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाए जाएंगे। तुम्हें दिन में भी तारे नजर आते रहेंगे। उस वक्त तुम हमारे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते रहोगे, मुआफिया मांगते रहोगे। तुम देखो तो सही आइंदा तुम्हारे साथ क्या होता है। हम तुम्हें काले जादू के सिलसिले में एक भी मंत्र पढ़ने का मौका नहीं देंगे। 4 मुसल्ला सिपाही आहनी सलाखों के पीछे चंडाल के पास आए। उन्होंने उसे जमीन पर चारों शाने चित लिटा दिया, फिर अपनी बंदूकों का रुख उसकी तरफ किया। मानिकलाल ने कहा, तुम अपने बदन को ढीला छोड़ो और हमारे आमिल की एक एक बात पर अमल करो। अगर उसके हुक्म के खिलाफ कोई हरकत करोगे तो तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से में गोली मारकर तुम्हें जख्मी किया जाएगा, मरने से पहले खूब तड़पाया जाएगा। वो आमिल उन आर्मी अफसरान के पीछे खड़ा हुआ था। वहां से चलता हुआ चंडाल जोगिया के सामने आकर खड़ा हुआ और वीटू मार्कस ने तय कर लिया कि ऐसे वक्त उन्हें क्या करना चाहिए।